पहले गांव में 5 आदमी मिलकर कह देते हैं साहब इस पार्टी को वोट देना है, तो सारे लोग उधर वोट देते थे। मैं ससुराल जाता था तो मैं आराम से कोई घूमता फिरते थे, ऑटो भी बहुत मुश्किल मिलते थे, साइकिल हम किराए पर लाकर चला। 2003 की बात कह रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं जो समझा हूँ, उसके बाद कांग्रेस बिल्कुल माइनस होती गई रहा। उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं या क्या कारण? नहीं, मैं जो समझा हूँ लक्ष्मण सिंह जी, बड़ी बात बताऊंगा मैं। ये बात भी आप सही कह रहे हो, हम कार्यकर्ता अमुक काम लेके आते हैं, वो काम हम शायद करने में विफल रहे, मैं तो मानता हूँ। आपका ये मन कैसे बना कि मैं दावेदारी करूं और विधायक का चुनाव लड़ूं? मैंने तो मन में एक ही कल्पना, वास्तविकता कह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हार होती है तो हर आदमी पूछता है, जीतता तो कोई पूछता नहीं है। अब हार जनता वोट नहीं दे रही तो हम क्या करें? बाकी मैं नहीं मानता हूँ गुट बाजी। अगर विधायक बनता हूँ, अगर पार्टी मौका देती है तो जीतता हूँ, उसके बाद जनता के बीच में ये मुद्दे लेके जाऊंगा कि मैं ये काम करूंगा। चले जाओ आप राजसमंद विधानसभा में, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की जब हालत देखोगे आप तो मालूम पड़ेगा वहाँ कोई पट्टी बांधने वाला नहीं। पीएससी भी जितनी खुली हुई है, ये काम तो सरकार करता है। उसके बाद दोहे बोलने लग गया, जैसे गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। भाजपा में साहब वैसे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा नेता थे, और वो कभी मैंने भी इतने साल से उनके भाषण सुने, कभी कटु शब्द नहीं कहा जो मैंने समझा। साहब तो वैसे सीएम की दौड़ में भी हैं, अगर जीतते हैं तो हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ का हम विकास 3 गुना करवाएंगे। ये सब नहीं, जो अभी टिकट के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें तो बढ़ रही होगी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल भी अपना अपना जन समर्थन बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, और उसी तहत आज हम राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस के दावेदार शांतिलाल जी कोठारी हमारे साथ में हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, पारिवारिक की क्या प्रक्रिया से, वो थोड़ा सा बताइए। मैं कर्णदेवगुड़ा में जन्म हुआ था मेरा, और हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, और व्यवसाय की दृष्टि से मैं यही व्यवसाय करता हूँ और भाई मेरा बाहर व्यवसाय करता है, बॉम्बे में रहता है। और मेरी शादी राजसमंद में हुई है। मेरे 2 लड़के हैं, एक बच्ची है, और एक बच्चा बॉम्बे का उसका धंधा बिजनेस बॉम्बे में है, एक लड़का मेरे साथ में है। और परिवार वैसे छोटा ही परिवार है। गांव जैसे जो पहले फरारा ग्राम पंचायत में आता था जी, और अब आपकी पूरी अलग पंचायत बन गई। हाँ, पहला ग्राम पंचायत फरारा के अंदर थी हमारा गांव, और फिर कुछ विकास की दृष्टि से मैंने देखा अलग पंचायत बनेगी तो मैं गांव में कुछ विकास करूँगा। मेरे मन में कुछ कल्पना थी, और उस कल्पना को लेकर मैं चला। तो जैसे राज आया और पंचायती राज ने जो डिक्लेयर की परिसमन वाला, उस पर मेरी ग्राम पंचायत का कर्णदेवगुड़ा अलग बन गई। तो सबसे पहले राजनीति में कैसे शुरुआत कैसे हुई, कितने वर्षों से आप इसमें आए? मैं 90 से, मेरे कुछ मित्रों ने गुणसागर से मिलाया मेरे को, और उस समय देवपुरा साहब यहाँ के सक्रिय नेता थे, गिरजा व्यास थी, तो उस मीटिंग में मुझे ही बुलाया, और मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए गांव की। वैसे बिजनेस तो अपन कर ही रहे हैं, तो कुछ सेवा के भाव से मैं राजनीति में अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया मैंने। राजनीतिक आदर्श नेता और राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? वैसे राजनीति तो साहब मैंने 30 साल से सक्रिय हूँ मैं, लेकिन मैंने सीपी जोशी साहब को एक आदर्श के रूप में माना है कि वो हमेशा लंबी सोच रखते हैं, लंबा काम करते हैं, और उनकी जो सोच है वो हमेशा आने वाली पीढ़ी भी तक उसको याद करेगी। मैंने अपने आप को सोचा है कि मैं राजनीति करनी है, ठीक बात है, लेकिन राजनीति के साथ सोच लंबी होनी चाहिए। प्रगति करने का, विकास करने का मेरे मन में एक उत्साह जागा सीपी साहब को देखकर। राजनीति में 35 साल में आपने क्या परिवर्तन देखा? मैंने जो बदलाव देखा, ये देखा मुख्य रूप से, जब पहले गांव में रहते थे वो वही कहते थे यार इन प्रकार हैंडपम्प लगवा दो, हमारे हैंडपम्प से हमारा पानी आ जाएगा, डाणी में पानी पहुंच जाएगा, उस घर को पानी पहुंच जाएगा, ये हैंडपम्प की बात चलती थी। फिर धीरे धीरे लोगों को मन में ऐसा लगा कि यार अपने गांव में नल लाइन होना चाहिए, रोड होनी चाहिए। एक समय ऐसा था कि मैं हर गांव में जाता, रोड भी नहीं था, लेकिन लोग उस समय, लोगों में समझ नहीं थी या राजनीतियों का विजन नहीं था, क्या कारण? उस समय साहब विजन भी राजनीति का कम था। चौराहे पे बैठ के बात करते थे कि हमको इसको वोट देना है,
तो लोग कहते कि वाह सब एक बात साहब ने बोल दिया, तो हमारे पहले गांव में 5 आदमी मिलकर कह देते हैं साहब इस पार्टी को वोट देना है, तो सारे लोग उधर वोट देते थे। वो एक पहले का एक अलग ही तरह का था, इसलिए लोग ज्यादा विकास पे इतना ही बात नहीं मानते थे, मैंने तो समझा कर रहा हूँ। आज की जो परिदृश्य देख रहा हूँ, हर आदमी की आकांक्षा बड़ी है, हर आदमी का विचार बड़ा है, उसका विजन बड़ा है। साहब आज तो मोबाइल आ गया, आप देख रहे हो, अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो वो फट से मोबाइल कर देता है। उस समय कुछ नहीं था, फोन भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। मैं तो ये मुझे पता मेरे गांव में उस समय एक जीप आना भी बहुत मुश्किल काम था। छोटी मोटी कोई बीमार हुए तो हम दूर ले खड़कते थे, फिर एक धनवल गांव था पास में, वहां से माचे में डालकर उनको उनके घर तक पहुंचाते थे। साधन नहीं थे, साधन नहीं थे, संसाधन की कमी थी और लोगों में इतना पब्लिक भी नहीं थी सर। आप जो आज जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, उस समय इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन का बढ़ना, जब मैं ससुराल जाता था तो मैं आराम से कोई घूमता फिरते थे, ऑटो भी बहुत मुश्किल मिलते थे, साइकिल हम किराए पर लाकर चलाते। ये समय उस समय की बात और है और आज का समय की बात। उस समय जैसे राजनेता जो गाँवों में आते थे या जनसंपर्क करते थे चुनाव में, तो उस समय क्या जरिया था, कैसे आते जाते थे? उस समय साहब जीप गाड़ी सबसे बेस्ट थी, लोग जीप लेके आते थे या फिर वो एक एम्बेसडर कार होती थी, ट्रैक्टर था वहाँ पे, मोटरसाइकिलें थी और साइकिलों से हम प्रचार करते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से ये लगभग मैं जब सक्रिय राजनीति में 84-85 की बात कह रहा हूँ। 80 से मतलब मैंने समझा, लेकिन 85 के बाद में थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। लेकिन 90 के बाद में सक्रिय राजनीति में कांग्रेस से जुड़ा कि भाई ये काम कैसे करवाना। लोग मेरे घर पे आके थे कि यार नल नहीं आ रहा, उसमें शांतिलाल खोईवाल एमएलए हुआ करते थे, हम एक बार उनके पास भी गए। एक जनप्रतिनिधि के रूप में कभी सपना बना? मेरे मन में यूँ आया सर, जब हमारे सरपंच थे वहाँ वदन सिंह जी ठाकुर साहब थे, उनके मैं अच्छा नज़दीक था। जो भी कहूँ कुछ काम मेरे 2 गाँवों में काम होते तो मेरे को कहते कि आप ये काम करो, ये करो, ये करो। और फिर वो नहीं रहने के बाद मैं अपने आप सोचा कि यार सरपंच का चुनाव मैं भी लड़ लूँ। मुझे मन में ऐसा भैरव सिंह शेखावत थे, उस समय की बात है, 1993-94 की बात। इन्होंने सरपंचों को पंचायतों के चुनाव डिक्लेयर कर दिए थे, तो उसमें मैंने ही भाग लिया। 15-20 दिन प्रचार भी किया, हमारे विपक्षी ने किया, और प्रचार होने के बाद वो चुनाव कैंसिल हो गई था। किसी कारण से भैरव सिंह ने वो कैंसिल कर दिए थे। फिर वो चुनाव शायद साल भर आगे नहीं, साल भर बाद हुए। फिर मेरा ये सिस्टम आ गया गोटियों वाला, और गोटियों में जब सिस्टम में जो खुलता था भाई ये SC ST OBC आरक्षण वाला 95 में लागू हो गया। तो 95 में फिर मुझे कहा यार गुणसागर ने कि यार आप तो जिला परिषद का चुनाव लड़ लो। तो उस समय मैं 95 में फर्स्ट चुनाव जिला परिषद का लड़ा था 7 पंचायतों से। जिला परिषद सदस्य बना मैं, गिरिजा व्यास मैडम सांसद थी। फिर मैंने जिला परिषद सदस्य रहा, तो मैंने कोई मन एक लगा यार अब राजनीति में कोई मतलब नहीं, उस समय कोई फंड आता नहीं था, ये तो मैं भी खुद एक बार तो विचलित हो गया। फिर पंचायत समिति का चुनाव, हमारी सीट जनरल हो गई थी उधर, तो मैंने कहा चलो पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ ले। तो वो चुनाव में लड़ा। ये कब की बात है? ये 2000 की बात है। पंचायत सदस्य बनने के बाद फिर 2-2.5 साल उठक पटक हुई। उसमें रघुवीर सिंह ने अपने आप को ऐसा प्रस्ताव पेश किया, फिर वो पेश उनका पास हुआ नहीं, वो बर्खास्त हो गए। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ, तो भगवान ने मुझे 2004 में मैं प्रधान बन गया था। अच्छा। पंचायत समिति राशि उनका प्रधान बन गया था। क्या क्या घटनाक्रम था वो? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने सोचा कि 2.5 साल 3 साल कोई ऐसा प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि वो भी प्रधान बने थे तो उठक पटक से बने थे। गुणसागर जी का टिकट था उस समय। अच्छा। भाई गुणसागर जी को प्रधान के लिए टिकट दिया था। कांग्रेस में थे आप? दोनों कांग्रेस में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने से वो निर्दलीय चुनाव लड़े। अच्छा। बीजेपी के सहयोग से, तो फिर वो बन गए प्रधान। फिर वो उनका 2-2.5 साल कार्यकाल पूरा हुआ और दूसरे लोगों ने मिलकर इनको हटा दिया। अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद फिर वापस उपचुनाव हुआ, तो उसमें 2004 में प्रधान बना था। आप कितने टाइम रहे? मैं 2.5 साल रहा। अच्छा, तो उसका राजनीतिक अनुभव क्या रहा उस दौरान की? वास्तव में उस दौरान सर मैंने जो समझा, अकाल का बहुत अकाल था उस समय, शायद आपको पता है नहीं, मुझे मालूम नहीं। उस समय में तो वो झील सूख गई थी, पानी की तरह मस्ती थी। और मैं सुबह पंचायत समिति 11 बजे बैठता था और शाम को लगभग 5 बजे तक रहता था। मैंने अपना व्यवसाय को भी एक बार छोड़ दिया था। जनसंख्या का उसके ऊपर हमने इतने अच्छा काम किया, तो राज्यपाल ने मुझे
4 में आप देख रहे हो सामने वो अवार्ड दिया मेरे को। मेरी पंचायत समिति प्रथम रही थी, 5 लाख का इनाम दिया था। कांग्रेस का एक तरह से काउंटडाउन क्यों हुआ? पिछले लगातार कांग्रेस के राजसमंद, अगर विधानसभा की बात करें या दूसरे भी चुनाव देखें तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा कांग्रेस का, राजसमंद विधानसभा में भी गिरा और जिले में भी। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैं तो मानता हूँ साहब 2005 तक तो राजसमंद पंचायत समिति में कभी बीजेपी का प्रधान रहा भी नहीं। 2003 में जब बंसीलाल गहलोत के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला खड़ा किया गया, मोहनलाल पहाड़िया खड़ा हुआ था, 2003 की बात कह रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं जो समझा हूँ, उसके बाद कांग्रेस बिल्कुल माइनस होती गई राजसमंद। लेकिन मैं इतना जानता हूँ 2003 बंसीलाल चुनाव जिस दिन से हारा है और बंसीलाल खट्टिक उस दिन बैठा है, मैं उसमें पंचायत में प्रधान भी था। लेकिन उस हार के बाद कार्यकर्ता हमारे से दूर होते गए। इस दिन से निर्दलीय चुनाव लड़ा है, उस दिन बाद हमारी पार्टी में कुछ खराब कम हुआ। ये तो कार्यकर्ता क्यों दूर भाग रहे? नेता उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं या क्या कारण? नहीं, मैं जो समझा हूँ लक्ष्मण सिंह जी, बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको। मैं जो समझा हूँ कि जब तक हमारा लोकल विधायक था तब तक हमारा दबदबा था, सांसद हमारा था, दबदबा था। विधायक नहीं होने से गाँवों में कार्यकर्ताओं की हर मांग पूरी हम नहीं कर सकते। तो संगठन कमजोर क्यों हो रहा है? नहीं, संगठन कमजोर होने का दोनों बात हो रहा हूँ। जो लोग आज हमारे से जुड़ रहे हैं उनका काम बीजेपी में नहीं होगा, वो हमारे से जुड़ेंगे। और हम जो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी वाला ने किसी ने काम कर दिया तो ओबलाइज हो जाता है आदमी। तो विधायक नहीं होने से सबसे बड़ी हमारी मतलब दुखदायी बात है, विधायक नहीं होने से हम कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए। बिल्कुल विधायक की बात मानते हैं, लेकिन जब सरकार होती है तो सरकार के टाइम तो काम करवा सकते हैं। सरकार में भी संगठन चाहे तो करवा सकता है। संगठन का भी साहब, मैं भी संगठन ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, संगठन का काम भी मैंने किया है। जिले का महामंत्री रहा हूँ मैं 15 साल, अभी पीसीसी मेंबर हूँ। संगठन में भी मैंने काम करने की पूरी निष्ठा बताई है। लेकिन जो काम हम, सरकार तो जयपुर बैठी है, यहाँ पे आज प्रधान हमारा नहीं, प्रमुख हमारा नहीं, यहाँ पे विधायक हमारा नहीं, सांसद हमारा नहीं, तो उससे कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं ठेस पहुँचती है। इसमें कहीं न कहीं ये चीज़ भी आती है कि जो संगठन है, संगठन का जो विकेंद्रीकरण जो किया गया है कि अलग अलग प्रभार दे रखे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष का काम करे, जिलाध्यक्ष का काम करे, इकाई वाला, क्या ये सब विकेंद्रीकरण हुआ तो है लेकिन उनको प्रॉपर अधिकार नहीं है? नहीं, ये बात भी आप सही कह रहे हो। हम कार्यकर्ता अमुक काम लेके आते हैं, जैसे कोई ट्रांसफर का मामला है, हाँ, तो जो भी जैसे उसकी कोई समस्या है छोटी मोटी, उसको कोई खुद का ट्रांसफर हो या अपने किसी बच्ची का हो या अपने गांव का हो या गांव में स्कूल की बात हो, तो वो काम हम शायद करने में विफल रहे, मैं तो मानता हूँ। मेरे पास भी आदत, मैं कहता हूँ जिलाध्यक्ष के पास चलो, जिलाध्यक्ष ही कोऑपरेट किया है। लेकिन जब हम डीआर बना के आगे भेजते हैं फिर वो काम नहीं होता है ना, तो उससे क्या होता है, कार्यकर्ता मायूस हो जाता है। मतलब संगठन काम करने को तैयार है, लेकिन जब हम कुछ काम पंचायत समिति के होते हैं, जैसे विकास अधिकारी, हम कहते हैं ये काम कर, वो नहीं कर पाता है कि प्रधान हमारा नहीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की बात कर रहा हूँ मैं। पहले ये होता था कि मैं वो किसी भी संगठन का सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, वो निष्पक्ष तौर पर काम करेगा। अब वो दल भारी रहता है उनके। आज वास्तविकता आप कह रहे हो, सही बात है। मैं प्रधान था उसमें, बीजेपी कांग्रेस नहीं देखता था। मैं गाँव का विकास देखता था कि आज पानी की समस्या आ रही है, वहाँ पानी की पहुँचाया जाए, वहाँ पे घास की समस्या आ रही है, घास पहुँचाया जाए। चाहे कौन सा भी कार्यकर्ता कह रहा है, लेकिन कह रहा है काम के लिए। आज स्थिति उल्टी, आप कह रहे हो, सही है। आज बीजेपी का बैठा हुआ है, वो हमारा कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। इस बार आपका ये मन कैसे बना कि मैं दावेदारी करूं और विधायक का चुनाव लड़ूं? मैंने तो मन में एक ही कल्पना है, पार्टी राष्ट्र में मजबूत कैसे हो। मुख्य मेरा कारण ये था कि मैं आज तक कभी टिकट नहीं मांगा, शायद आपने भी देखा होगा। जो भी टिकट लाया, चाहे हरि सिंह जी 2 बार लाए, हम उनके साथ थे। मैं तो बंसीलाल गहलोत के साथ भी था। और उपचुनाव में आपने देखा है, मैं तनसुख जी पूरा मन से और पूरी मतलब सुबह 5 बजे जग के शाम तक मैं उनके साथ रहता था और पूरा प्रयास किया कि इस बार एमएलए आ जाएगा तो कुछ हम विकास के काम करवा पाएंगे जो हम नहीं करवा पा रहे। लेकिन वो भी हम असफलता मिली हमारा हाथ में। फिर मैंने खुद ने सोचा कि इस बार अपन खुद भी एक बार चुनाव लड़े। क्या लग रहा है, आप कितने आश्वस्त होकर टिकट आपको मिलेगा?
अब टिकट का सवाल तो साहब मैंने तो पार्टी के जितने भी आए थे प्रभारी सबको मैंने मेरा बायोडाटा दिया है। मैंने कहा उनको भाई टिकट दो तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, और उसके बाद भी अगर आप जिसको भी टिकट देंगे मैं उसके साथ रहूँगा। मैं तो एक ही समझता हूँ, यहाँ का विधायक राजसमंद में जिस दिन कांग्रेस का आएगा उस दिन मेरी मन में पूर्ण होगा कि यार आज हम वापस कहीं कहीं मजबूत होते दिखेंगे। ये एक बात मुख्य रूप से है कि हरि सिंह जी रहे, वो भी चुनाव लड़े, नारायण सिंह जी भाटी लड़े, तनसुख जी बोहरा लड़े, तो ये लगातार लड़े लेकिन हारे क्यों? उसके पीछे क्या कारण मानते हैं इस वजह से ये पार्टी हारी? साहब देखो, हार का कारण बताऊं, काम तो वैसे विकास का हम बहुत करवा रहे हैं, लेकिन आज जो परिदृश्य चल रहा है आपके सामने, धर्म के बात के ऊपर दो या किसी के नाम पर उल्टा पुल्टा चासा देके लोग जीतते हैं। और पार्टी का जहाँ संगठन का सवाल है, हम संगठन करके ही लड़े। लास्ट नारायण सिंह का चुनाव तो हमने ऐसा समझ रहा कि हम जीत रहे हैं। कहीं कहीं गुटबाजी आपकी पार्टी की वजह से हार हुई, ये बातें राजनीतिक गलियारे में चर्चा चलती हैं आपके साथ? आप देखो, ये तो हारते तो लोग करते हैं, बाकी मैं तो नहीं मानता हूँ। जिसने जो सहयोग कर रहा है वो कर रहा है। तो हर आदमी पूछता है, जीतता तो कोई पूछता नहीं है। अब आज जनता वोट नहीं दे रही तो हम क्या करें? बाकी मैं नहीं मानता हूँ गुटबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी कार्यकर्ता पार्टी को चाहता है, और जो इतने समय से साथ घूम रहा है उसके मन में पीड़ा है कि हमारा विधायक बने। जो दावेदारों की सूची में काफ़ी लंबी है, 15-16 नाम उसमें चल रहे हैं, अगर इन दावेदारों में किसी एक को टिकट मिला तो फिर यूँ नहीं लग रहा है एक दूसरे विरोध में उतर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार साहब, ऐसा नहीं होगा। मैंने सभी जितने भी हमने उम्मीदवारी जताई है पार्टी का प्लेटफॉर्म है, सब अपने अपने बात रखते हैं और हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन ये ग्रुपबाजी का साथ मैं तो समझाऊंगा इस बार कुछ भी नहीं है। एक बात बार बार आती है कि राजसमंद के जो विकास कार्य हैं या राजसमंद के जो कार्यालय हैं या राजसमंद की जो स्कीमें हैं वो नाथों द्वारा खींच ली जाती हैं, सीपी साहब द्वारा। ये आरोप और ये बातें भी बार बार भाजपा द्वारा भी की जाती हैं और लोगों के मुख से भी ये सुनते हैं, ये क्या है? तो मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ सर, कौन सा काम गया? देखो साहब, पशु औषधालय यही है, और पशु औषधालय जिला का आज उसको क्रमबद्ध हुए को 7-8 साल हो गए। 8 साल क्या मतलब, साल ये 5 साल ये और 8 साल हो गए। 8 साल में जब ये लोग, इनके विधायक थी, सांसद थे, नगर परिषद थी, वो नहीं करवा पाए। और जब साहब के जब वो वहाँ विधायक और लोग वहाँ की मांग करते हैं तो वहाँ नया लगे खोल दिया उन्होंने। इन चीज़ों पे समझाऊँ सर, जैसे मुझे आज विधायक में यहाँ बनता हूँ राजसमंद का, तो मैं कहाँ की बात करूँगा? आपसे पूछता हूँ, मैं राजसमंद की बात ही करूँगा? मैं भीमदेवगढ़ की बात तो आपको कि भीमदेवगढ़ गए कि कुंभलगढ़ गए, नाथद्वारा गए, मेरे क्या, मेरे राजसमंद की बात करूँगा कि जनता ने मुझे राजसमंद से दिया। तो ये उनका कार्य क्षेत्र नाथद्वारा है। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे मेडिकल कॉलेज नाथद्वारा चला गया, हर जगह किसी भी राजस्थान में देख लो, पूरे जिला मुख्यालय पे। साहब मेरी बात तो, जिला मुख्यालय से अभी मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है सर। 100 बीघा जमीन है वहाँ पे, कोई अड़चन नहीं, या कोई जमीन अलॉट कराने वाला नहीं। यहाँ का विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती, वो उनको खुद को पता होना चाहिए कितनी जमीन कहाँ है। राजसमंद बॉर्डर पे वो बन रहा है, नाथद्वारा तो दूर है सर, राजसमंद वालों को नजदीक है, पहला बात। लेकिन वो अटैच तो नाथद्वारा हॉस्पिटल से है सब ऐसा मेडिकल कॉलेज। ये तो भी मैं तो इतना कोई जानकारी है नहीं मेरे को, लेकिन मैं वो जरूर जानता हूँ राजसमंद बॉर्डर पे ही बन रहा है। तो सीपी साहब ने एक बात बताई थी, उसमें पहले झगड़ा था राज में कांकरोली का। हम कुछ भी चीज लाते थे कि यार ये कॉलेज बन रहा था रंगलाल सेठ रंगलाल, उसके झगड़ा हुआ था। कांकरोली वालों ने जमीन दी द्वारकाधीश ने इस रोड में, ये अपने बाबा रोड पे, तो फिर राजसमंद वाला का नहीं, ये कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, तो कॉलेज यहाँ बना। तो है तो वो राजसमंद कांकरोली में एक ही है ना सर, ये कोई झगड़ा थोड़ी होता 2 किलोमीटर। हाँ, अभी नाथद्वारा से लेके आप डेलवाड़ा लेकर लगा देते तो मैं समझता यार दूर बहुत पड़ता। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, वो भी बोलते हैं और आम लोग भी बोलते हैं कि कोई भी शिकायत या एप्लीकेशन लेके सीपी साहब के पास जाते हैं तो वो एकदम डरा देते हैं, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, अड़का देते हैं। ये क्या चीज़ है? ऐसी कोई बात नहीं, सब काम हो रहे हैं उनके माध्यम से हो रहे हैं। हमारा नेता मेवाड़ के और उनके एप्लीकेशन हम जाते तो वो समझते कि यार ये तो सीपी जोशी का एरिया, वो काम करो फटाफट, उनके नाम से काम हो रहे हैं साहब। आप तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। मतलब आपकी पार्टी क्यों नहीं जीत पा रही है? या तो पब्लिक में, या तो बीजेपी काम करवा रही है इसलिए बार बार पब्लिक बीजेपी को वोट दे रही है, कुछ न कुछ चीज़ तो है इसलिए कांग्रेस जीत नहीं पा रही और बीजेपी जीत रही है। देखो साहब, ये तो जनता जनार्दन है, हर आदमी का समय रहता है, कौन कितना समय चलता है ये तो भगवान के ऊपर ही है।
तो एक जमाना था को बीजेपी यहाँ थी नहीं, पंचायत में 2-3 सीटें आती थी खाली, और आज ये 15 साल से आ रहे हैं। ये तो साहब समय का प्रेरणा है। मैं तो मानता हूँ कि जनता कर देगी, बाकी हमारा कर्म धर्म है, काम करते रहो आप। क्या लग रहा है, कांग्रेस का समय वापस आएगा राजसमंद में? 100% आएगा। क्या प्राथमिकता इस बार तय की है पार्टी ने, और आप जैसे दावेदार होता आपने तय की कि मैं अगर विधायक बनता हूं, अगर पार्टी मौका देती है तो जीतता हूं, उसके बाद जनता के बीच में ये मुद्दे लेके जाऊंगा कि मैं ये काम करूंगा? मेरा तो मूल मुद्दा ये है कि जैसे नहर चौड़ी करने का मुद्दा था, बहुत सालों से अटक रहा था, तभी साहब ने घोषणा करवा दी, शिलान्यास हो गया है, उसको पूरी व्यवस्थित लेकर राजसमंद के अंदर डाले हैं। फिर उसके बाद जो झील का पानी जा रहा है, हर काश्तकार को जो कह रहे कच्ची नहरें बनी हुई हैं, उन सबको पक्की करेंगे, और पक्की करने के बाद पानी वेस्टेज नहीं जाए, राजसमंद भरा रहे। और माई डैम का जो पानी की बात चल रही थी पहले, तो मेरा सोच ये माई डैम से वापस उस बात को मैं उठाऊंगा कि माई डैम से लाके राजसमंद को भरा जाए। ये चौड़ी तो हो ही रही है, लेकिन माई डैम का मेरे मन में विजन है। मेरा मानना है कि अगर हमारी सरकार बनती है और हमारा विधायक बनता है, मैं यहाँ पहली मांग माई डैम की करूँगा, माई डैम से राजसमंद को पानी डाइवर्ट किया जाए। तो पानी डाइवर्ट तो किसानों को फायदा होगा, झील भरी रहेगी, पर्यटन दृष्टि से हम आगे आएंगे, और राजसमंद का विकास तेजी गति से बढ़ेगा। साथ ही साथ मेरा दूसरा विजन ये है कि स्वास्थ्य के अंदर, आज गांव में चले जाओ आप, राजसमंद विधानसभा में, वहाँ पे उस स्वास्थ्य केंद्र की जब हालत देखोगे आप तो मालूम पड़ेगा वहाँ कोई पट्टी बांधने वाला नहीं। पीएससी भी जितनी खुली हुई है, ये काम तो सरकार का है, मैं जानता हूँ, लेकिन काम तो विधायक जब इस बात उठाएगी। अभी जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, आप प्रश्न विधायक का दायित्व बनता है। विधायक जी दीप्ति माहेश्वरी तो कहते हैं मुझे बोलने ही नहीं देता, काम किया। वो यही तो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, मैं भाजपा से हूँ, विधायक हूँ, इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है। तो किरण जी थे 15 साल, उन्होंने क्या किया बता दो, मंत्री रहे हुए हैं, आप ही बता दो ये बड़ा काम ये हुआ, कुछ काम किया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारे सीपी साहब ने इतना काम करवाए, 4 लेन का बात देख लो आप, उसके बाद बागेरी का लोगों ने विरोध किया, मैं आपको और यही बीजेपी वालों ने विरोध किया, कांग्रेस वालों ने किया था, अब जो भी थे, पर बीजेपी वालों ने महत्वपूर्ण विरोध किया सुरेंद्र सिंह जी ने। और जैसी सरकार बदली और हमारा बागेरी का पानी वो आमेट ले गए, सदागढ़ ले गए। आपकी किसमें रुचि, कोई खेल में रुचि थी पहले या पारिवारिक? सब मैं ठेठ से खेल में एक भी नहीं करता था, कुश्ती में था, और कबड्डी मेरा फेवरेट गेम थे। फिर वो मैं जब एका भी नहीं और ये करता था, उस समय मैं माइक पकड़ लिया था मैंने। उसके बाद कविता में बड़ा शौक था मेरे को, तो मैंने कविता के माध्यम से स्टेज पे मतलब हमेशा भी बोलना का अपने आप को प्रभावित किया, कविता बोलूं। उसके बाद दोहे बोलने लग गया, जैसे गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नींद फल लगे अति दूर। तो मैं ऐसे साहब आप बोलो 25 दोहे बोल लेता हूँ मैं। तो वो मतलब राजनीति में भी बोलने का आपके अभ्यास वहीं से हो गया एक तरह से? हाँ, अभ्यास शुरुआत वहीं से हो गई थी। मैं जब आज तो लोग गांव में मंच पे जाते भी कहाँ, बहुत कम लोग जाते हैं। कभी कोई पिक्चर वगैरह देखते हैं? हाँ सर, पिक्चर तो अभी मैंने 15-20 साल से नहीं देखी, बाकी बॉम्बे रहता था पहले मैं, ये 75 की बात है साहब, 75 से 80 तक बॉम्बे रहा मैं। वहाँ पिक्चरें बहुत देखते थे, टाइम पास करते थे। उस 15 साल में अब नहीं देखी? नहीं देखे सर। आज समझ आएगा। अब क्या शौक है, जैसे कि अभी फ्री टाइम है तो मैं क्या करूँ? अभी साहब मेरे को कुछ भी नहीं, मैंने जैसे मेरी पंचायत बनाई, मैं आपको बताऊँ, आप मेरी पंचायत में 3 साल 3.5 साल नई पंचायत है की, आज 7 से 8 टंकी मैंने 50 फीट ऊपर बनाई है पिलर पर, जो आज गाँव में बहुत कम है। टंकियों के साथ साथ हर गाँव में ट्यूबवेल, पनघट, उनकी रोड, और रोड के साथ साथ स्कूल में जो आप देखना हमारे जितने भी स्कूल है, सबको मैंने बारीकी से देखा कि इसको किस मद से ठीक कराना चाहिए, वो मद में लाया। आंगनवाड़ी को किसी मद से लाना, वो मैं लाया। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है हमेशा, मेरा पंचायत कैसे स्वच्छ हो और लोगों को लगे कि आज हम 50 साल से जो काम नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे गाँव में आप जैसे जाएंगे, शमशान घाट की बात करूँ, 50 साल से शमशान नहीं थे। तो भाजपा में कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? भाजपा में साहब वैसे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा नेता थे, और वो कभी मैंने भी इतने साल से उनके भाषण सुने,
कभी कटु शब्द नहीं कहा, जो मैंने समझा। मैं अटल जी को आज ही एक बेस्ट नेता मानता हूँ। कांग्रेस में साहब अगर आप यूँ ऑल ओवर देखो, अशोक जी का जो मैं लास्ट में गांधीवादी नेता कहते हैं, ऐसा व्यक्ति साहब जो धरातल पे बैठा हुआ सोचता है कि गांव में लोग की क्या समस्या है, आदमी कहाँ पीड़ित है, ऐसे आज तक किसी सीएम ने नहीं सोचा। आप ये मत सोचना मैं कांग्रेस के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन उस आदमी ने वो सोचा कि गांव के अंदर गरीब आदमी को 500 रुपये कहाँ कैसे मिले, सबको एक साथ, बच्चे कितने भी हो आपको 500 रुपये मिलेंगे। फर्स्ट पेंशन चालू की, फिर 750 किया, आज 1000 किया। मैं गांव में जाता हूँ, बूढ़ी डोगरे मिलती, लेकिन भाई अईरा पिया, हाँ हाँ अईरा 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 और थाना कहीं चाहिए तो कैसा आदमी माने रेडी है, गेहूँ फ्री मिल रहा। और आजकल अशोक जी वो दे रहा, कौन दे रहा खबर है, कहाँ सा हेलो साहब दे रहा, तेल दे रहा, शक्कर दे रहा, दाल दे रहा। तो उससे क्या हो रहा है, अशोक जी ने जो सोचा ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भाजपा वाले तो कहने इधर रेवड़ियाँ बांटी चुनाव, हाँ ये तो वही कहेंगे सर, इनको तो सिर्फ वोटों की बात करनी है, तब रेवड़ी याद आएगी, चुना जाने के बाद भूल जाएंगे। तो ये सभी जो भी अभी काम किए ये पिछले 6 महीने में किए, तो ये बात नहीं 6 महीने में तो साहब देखो कोई भी स्कीम बनाने में टाइम लगता है। पूरा राजस्थान में 7 करोड़ लोग रहते हैं, एक आदमी का नहीं, 7 करोड़ लोगों को एक साथ लेके जाना है। इस बार अशोक जी ने सोचा 100 यूनिट फ्री, लोग बिल्कुल खुश, सबका तो 0 बिल आ रहा है। जो एक पंखा, 2 ट्यूबलाइट, 1 लाइट चल लगाता हो 0 बिल। खेती के अंदर आप देखो 2000 यूनिट फ्री। अब लोग कहते हैं यार आराम से, पहले गेहूँ आते गेहूँ तो इसमें चले जाते थे लाइट बिल में। तो ये सब सोच कर मैं आदर्श मानता हूँ। ऐसा व्यक्ति, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं सर। इस आदमी ने गांधीवादी तरीके से हर आदमी की समस्या सोल्व की। लेकिन सरकार में एक बार सचिन पायलट और गहलोत के बीच में रहा कि दोनों ही अपनी कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं, और कुर्सी के चक्कर में पूरी सरकार में लास्ट तक, जैसे उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, और बाद में कहीं न कहीं उनको लास्ट तक किनारे रखा साहब। ये जो खींचातानी रही, इसको मैं तो भी इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं साहब, जयपुर का तो मैं तो मेरी राज्यसभा विधानसभा की बात कर सकता हूँ, उनका क्या है क्या नहीं। मेरे तो आप इतने काम हो रहे हैं कि बस मैं खुद भी तृप्त हो गया कि मेरे नई पंचायत होने के बाद मैंने सहकारी समिति बना दी, उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, 12वीं तक स्कूल खोल दी, पशु औषधालय खोल दिया। कैसे देखते हैं, क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले चुनाव में सीपी साहब की? साहब सीपी साहब तो वैसे सीएम की दौड़ में भी हैं, अगर जीतते हैं तो हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने तो यहाँ का हम विकास 3 गुना करवाएंगे। आज अगर मैं जीतता हूँ, अगर हमारा आगे आदमी बड़ा नहीं है तो मैं वो क्या कर पाऊंगा। बाकी ये हमारी आकांक्षा रहती कि हमारा बड़ा नेता आगे तो हम राजसमंद के 4 चांद लगाए। मेवाड़ में किस आधार पर जीतेंगे? आधार तो सर क्या, जो अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम किए लास्ट 12 महीने में, उन्होंने हमेशा एक ही बात कहा कि जो मांगो उतना मैं दे रहा हूँ। तो लोगों को मन में आज गहलोत साहब के प्रति सहानुभूति है। आप सर्वे देख रहे हो, इंडिया टुडे का सर्वे देखा मैंने कल, 34% आ रहा था, और वसुंधरा जी का 20-22 आ रहा था। तो सर्वे के आधार देखो, वैसे गाँव में पूछो आप तो लोग, विधवा तो कह रही मेरा मोबाइल मिल गया साहब, गहलोत साहब ने नहीं बोला। मोबाइल तो वसुंधरा सरकार ने भी बांटे थे। नहीं साहब, वो बांटे थे, उनकी कोई स्कीम नहीं थी। इन्होंने जो बच्चे, गरीब तबके के बच्चे थी, स्कूल जा रही थी, उनके पिताजी, उन्होंने तो सभी महिलाओं को दिए 1500 रुपये मैसेज में। वो 1500, हम 7000 का मोबाइल दे रहे हैं सर। पूरा राजस्थान देख रहे हैं बैठे बैठे कहाँ क्या हो रहा है। संगठन और आपने क्या तैयारी की है, कहाँ ये चीज़ें हैं, और इसी आधार पर अब मैं चुनाव मैदान में जा रहे हूँ और उसके तहत अब जनता मुझे वोट देगी। सबसे पहले तो हमने बूथ अध्यक्ष बनाए, जो नींव होती है। बूथ अध्यक्ष के बाद हमने इकाई अध्यक्ष बनाए, इकाई अध्यक्ष के बाद फिर हमने ब्लॉक अध्यक्ष का भी नया गठन हुई, आपको पता है, कार्यकारिणी बनाई। और उसके बाद हमारी जो योजना थी, जैसे हाथ से हाथ जोड़ो, हम हर गांव तक गए। उसके बाद गहलोत साहब ने जो गारंटी योजना, 10 कार्यों की जो गारंटी योजना दी, हमने पूरा प्रयास किया, और हमारे आज भी हम लोगों को समझाने में लगे। भाई हम भी फील्ड में जाए तो कुछ बातें सामने आई कि आपने जो संगठन का विस्तार किया है, ब्लॉक अध्यक्ष बने या जो भी बने, उसमें कहीं न कहीं पुराने जो वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको किनारे किया है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं संगठन में अंतरकलह है। सब ऐसा नहीं, जो पुराने, मैं जैसे ब्लॉक अध्यक्ष रह गया हूँ, मैं वापस ब्लॉक अध्यक्ष बनूँ तो सब नया को मौका कैसे मिलेगा। अगर हम युवाओं को आगे नहीं लाएंगे
तब तक तो कोई, मैं जिला में मुझे कहा, मैं जिला में मना कर दिया था, जिला में नहीं रहूँगा, नए को मौका दो आप। पहले वरिष्ठ जो हमारे नाराज थे, हमने उनको कोई जिले में उपाध्यक्ष बना दिया, ओबीसी में बना दिया, यूथ में बना दिया, सबको हमने संतुष्ट करना। भाई अब आप जिले में आओ, अब आप लोग छोड़ दो, लोग तो युवाओं को दो, ताकि युवा आज के तारीख में युवा आगे काम करेगा तो ही अपन मजबूत बनेंगे। कुंभलगढ़, भीम और नाथद्वारा और राजसमंद, इन चारों सीटों को लेकर आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को लेकर? इस बार तो साहब स्थिति चारों सीटें आनी चाहिए लगभग, मेरा मानना है। किस आधार पे? गहलोत सरकार के काम के आधार? गहलोत सरकार के काम के आधार से कह रहा हूँ, जैसे सुदर्शन सिंह ने भी अच्छा खूब काम करवाए। तो लोकल मुद्दे इस बार नहीं रहेंगे? लोकल मुद्दे नहीं रहेंगे। आप सीपी साहब के एरिया में चले जाओ, लगभग 2000 करोड़ के ऊपर काम हुए हैं, ये तो आप ही जानते हो। यही तो बार अभी जैसे जो लास्ट बैठक हुई डीएमएफटी की, भाजपा के दोनों ही विधायकों ने बहिष्कार किया, कुंभलगढ़ के और राजसमंद ने, कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है बजट वितरण में लेने में, केवल भीम और नाथद्वारा ले जाते हैं। हाँ, ये अभी क्यों किया है? जब इनको बहिष्कार करना ही था तो 12 महीने पहले करते हैं भाई। ये तो चुनावी स्टैंड है, इनको पता है कभी कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा इसमें कोई नहीं। जो अभी टिकट के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे धड़कनें तो बढ़ रही होगी। नहीं, धड़कन के साथ इसमें कोई तकलीफ नहीं है, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ हैं। एक उत्सुकता तो है ही है, जैसे आप जयपुर तक चला गया, आप दिल्ली पे निर्णय है। हाँ, अब जयपुर चला, दिल्ली तो निर्णय जो भी जिसको भी देंगे उसके साथ रहेंगे। और मैं तो हमेशा यही रहा कि जो भी पार्टी कैंडिडेट हो उसके साथ तन मन धन से लग जाता हूँ, कि ये इससे हमारी पार्टी की साख बनी रहे, मन मजबूत हो और हमारा कार्यकर्ता मजबूत हो। ये थे शांतिलाल जी कोठारी, पार्टी में लंबे समय से कार्यरत हैं और ख़ास तौर से आपको बता दूं कि कान्नादेव का गुड़ा राजसमंद विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायत हैं, वहाँ के मूलतः रहने वाले हैं और अभी राजसमंद शहर में रह रहे हैं। आपका जन्म गाँव में हुआ और वहीं से उसके बाद व्यवसाय करते करते राजसमंद शहर में आए और शहर में बस गए। गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी गांव में सक्रिय रूप से गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जुटे हुए हैं और पार्टी के साथ में स्वयंसेवी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, व्यावसायिक जो कारोबारी संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। तो लगातार उस अनुभवों का भी निश्चित तौर पर अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो उसका फ़ायदा राजसमंद विधानसभा की जनता को मिलेगा और इसमें कहीं न कहीं इनके जो विज़न है वह भी धरातल पर उतरेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, टिकट पार्टी किसे देती है, जनता वोट किसे देती है और कौन जीत कर विधायक बनता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका विज़न आप तक पहुंचाएं, उनका परिचय आपसे करवाएं और इसी तरह अलग अलग दावेदार, अलग अलग प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।